डियर स्टूडेंट, एम एजुकेशन फाइनल ईयर पेपर टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा की यूनिट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस आपके सामने आती हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए समान रूप से यूज़फुल होती है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि आप जो आपका सिलेबस है उसको मैच कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इस पेपर में जो सिलेबस है वो क्या है। बाकी जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं, OMR शीट पर एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियोज़ साबित होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस सीरीज को चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर। सेवारत अध्यापक शिक्षा यानी वर्किंग टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले हम यहाँ पर वो देखेंगे। प्रश्न 1, सेवारत अध्यापक शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है। यानी जो सेवारत अध्यापक शिक्षा होती है, सेवारत कौन से होते हैं? जो टीचर पहले से ही किसी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनको अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री को बढ़ाना होता है, क्वालिफिकेशन को बढ़ाना होता है, तो ऐसी एजुकेशन होती है, ऐसे सेवारत अध्यापक कहलाते हैं। तो उनके लिए जो टेक्निक यूज होती है, देखिए वो कौन सी है? अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, कार्यशाला विधि। प्रश्न 2, व्यावसायिक निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति की अपनी व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए दी जाती है। इस सहायता का आधार व्यक्ति की विशेषताएं तथा उनसे संबंधित व्यवसाय चुनना है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर सही उत्तर है वो जोन्स का, यानी ये स्टेटमेंट है जोन्स का। यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में सही क्या कहा गया है? व्यावसायिक निर्देशन यानी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन या ऑक्यूपेशनल इंस्ट्रक्शन, यानी जो रोजगार से संबंधित या कारोबार से संबंधित जो भी जॉब से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इस तरह के यहाँ पर प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। और जो भी इस तरह की व्यवसाय में, रोजगार में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट पूरा दिया है ये दिया था जोन्स ने। नाउ प्रश्न 3, व्यावसायिक वर्ण यानी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल सिलेक्शन के लिए दिए जाने वाले निर्देशन को कहते हैं। अभी ऊपर बात कर रहे थे कि ये प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन होते हैं या व्यावसायिक निर्देशन होते हैं। प्रश्न 4, व्यावसायिक निर्देशन से लाभ होते हैं यानी क्या फायदा होता है इससे? एक तो ए, व्यक्ति को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय मिल जाता है, यानी इंसान की जिस काम में रुचि होती है, दिलचस्पी होती है, वो उसको वही काम मिल जाता है, उसमें वो ट्रेन होता है। बी, औद्योगिक व्यवसायिक संस्थानों को योग्य एवं कुशल कर्मचारी मिल जाते हैं, यानी जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्री होती है, उनको जो स्किल्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, तो इस मेथड से उनको अच्छे कारीगर मिल जाते हैं। सी, उत्पादन की दर में वृद्धि होती है, यानी जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो प्रोडक्शन रेट होता है उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाता है, वो भी बढ़ता है। प्रश्न 5, सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षा और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरंतर विकास करना है। ये परिभाषा है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा एमबी बूच। ये एमबी बूच की परिभाषा है। इसमें देखिए क्या कहा गया है? जो सेवारत टीचर्स होते हैं पहले से ही वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको समयानुसार कुछ नई नई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी आती रहती है, उसको अपनाना होता है, तो उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये यहाँ पर ज़रूर होती है। प्रश्न 6, स्कूल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? यानी ये एक किताब है, बुक है, ये किसने लिखी है? तो ये JE ग्रीन ने लिखी है। प्रश्न 7, सेवारत अध्यापक शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम हैं, कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन से पढ़ाई है जो ऐसे सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए इन टीचर्स को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, ट्रेन किया जाता है। देख लीजिए, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, अवकाशकालीन पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, अंतराल पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, एमएड का संध्याकालीन या इवनिंग पाठ्यक्रम। ये देखो कोई पाठ्यक्रम यहाँ पर है। कभी क्या होता है कि जैसे वोकेशनल या विंटर या समर वेकेशन पड़ता है, छुट्टी होती है स्कूल की, तो वहाँ पर इन टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी इनको पत्राचार के द्वारा भी, यानी डिस्टेंस एजुकेशन के लर्निंग के थ्रू भी इनको ट्रेन किया जाता है।
और कभी कभी सेमिनार या इस तरह के वर्कशॉप करके भी इनको ट्रेन किया जाता है। और अगर एमएड का जैसे संध्याकालीन इवनिंग क्लास होती है, इवनिंग पाठ्यक्रम वहाँ पर चलता है शाम में, तो यहाँ पर इस तरह की भी क्लासेस करके भी इन टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है। प्रश्न 8, केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान यानी सेंट्रल इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये है हैदराबाद में, जो तेलंगाना स्टेट है उसकी कैपिटल है हैदराबाद, ये वहाँ पर स्थित है। प्रश्न 9, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली का एमएड का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है? यानी जो एमएड है, मास्टर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री होती है, मास्टर डिग्री, उसका जो सिलेबस है वो कितने ईयर्स का होता है? यहाँ पर देखिए 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है। अब दूरगामी शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। प्रश्न 10, सुदूर शिक्षा का दूसरा नाम है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन का दूसरा नाम है पत्राचार यानी करस्पॉन्डेंस, गृह अध्ययन, होम स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन, फ्री स्टडी। प्रश्न 11, सुदूर शिक्षा किसके लिए आवश्यक है, यानी किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ए राष्ट्र की प्रगति के लिए, फॉर नेशन प्रोग्रेस, और देश की तरक्की करने के लिए इस तरह की शिक्षा जरूरी है। जो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते तो उनको अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर साधन होता है। बी, ज्ञान को अद्यतन यानी अप टू डेट करने के लिए, अपनी नॉलेज को अप टू डेट करने के लिए भी सुदूर शिक्षा आवश्यक है। सी, पत्राचार पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, जो पत्राचार पाठ्यक्रम है उसमें सुधार के लिए भी इस तरह की एजुकेशन है वो लाभदायक होती है। प्रश्न 12, सुदूर शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। ए, शिक्षक छात्र विभेद, इसमें क्या होता है कि शिक्षक छात्र विभेद का मतलब यहाँ पर कि इसमें टीचर और जो स्टूडेंट है उसका डायरेक्ट यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो अलग अलग ही यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी ही उनके का ही सहारा लेना पड़ता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर बी, कार्यक्रम विभेद, कार्यक्रम का विभेद होता है व्यक्तिगत अध्ययन, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी, यहाँ पर सेल्फ जो स्टडी है वही यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रश्न 13, सुदूर शिक्षा का लाभ है, इससे क्या फ़ायदा है? इसका एक लाभ है विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और विद्या आर्द्रता, ये सभी इससे यहाँ पर फायदा होता है। प्रश्न 14, एनसीईआरटी का पूरा नाम है, देखो एनसीईआरटी पेपर में एग्जाम में आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए आप, तो एनसीईआरटी देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रश्न 15, किस वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम तैयार किया गया, यानी नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल एक्ट कब तैयार किया गया? तो 1993 में, 1993 में इसको तैयार किया गया था। प्रश्न 16, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, यानी नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? तो 1973, 1973 में। प्रश्न 17 है, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कौन सी चीज़ होती है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पर पत्राचार या डिस्टेंस एजुकेशन में? तो यहाँ पर देखिए, नियमित कक्षा शिक्षण यानी रेगुलर क्लास टीचिंग की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। प्रश्न 18 है, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है, तो ये किसे प्राप्त किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा, यानी बाय रीजनल एजुकेशनल कॉलेज से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19, वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था, तो ये दिया था भारतीय शिक्षा आयोग ने। प्रश्न 20, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की स्थापना का विचार दिया था, तो ये दिया था, ये भी नई शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। प्रश्न 21, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है, तो ये जो पावरफुल होती है या इफेक्टिव जो शिक्षण मेथड होता है वो यहाँ पर लेक्चर मेथड होता है। जब बड़ी क्लासेज होती है कॉलेज में लेक्चर मेथड ही यूज किया जाता है। प्रश्न 22, डाइट, तो डाइट के बारे में यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने के लिए आ जाती है, तो देख लें डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए हर जिले में एक ये इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर जो नए टीचर्स आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, ये हर जिले में होता है। नौ प्रश्न 23, 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई, यानी टीचर ट्रेनिंग जो प्लान है वो किसने बनाया था? तो ये बना था थॉमस मुनरो ने। प्रश्न 24, इग्नू की स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इग्नू कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 सितंबर 1985। इग्नू क्या है? इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में है। प्रश्न 25, पहला अध्यापक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये चट्टोपाध्याय जी जो थे उनकी अध्यक्षता में जो कमीशन बना था उसमें ये हुआ था। प्रश्न 26,
एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करता है, यानी कौन करता है? तो ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो होता है, यानी रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो इसको कंडक्ट करता है या संचालित करता है। प्रश्न 27, छात्र शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था से पहले आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यानी जो छात्र जो शिक्षण होता है, टीचिंग होता है, उसकी प्रैक्टिस जो किया जाता है उससे पहले क्या आवश्यक है? तो पाठ प्रदर्शन यानी लेसन प्रेजेंटेशन बहुत ही यहाँ पर आवश्यक होता है। प्रश्न 28, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज अभिविन्यास तथा अभिनव कोर्स प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर है उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए, यानी फॉर हायर एजुकेशन टीचर्स। प्रश्न 29, अध्यापक शिक्षा के निजीकरण ने इसके मात्रात्मक विकास में तो योगदान दिया है, इसके गुणात्मक विकास में नहीं। अतः निजी अध्यापक शिक्षा संस्थानों के गुणात्मक विकास हेतु समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। यानी जब से प्राइवेट कॉलेजेस बने हैं तब से वहाँ पर स्टूडेंट की तो भरमार है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन ख़त्म हो गई है। यानी क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो एक क्वालिटी आनी चाहिए थी, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो क्वालिटी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत है कि उनमें क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विकास पैदा हो। नव मैचिंग या जोड़े मिलान प्रश्न, स्कूल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इनसेट 1B पत्राचार पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की स्थापना। देखिए इनके इधर जो आंसर दिए गए हैं जो मैच करने, जेई ग्रीन दूरगामी शिक्षा में प्रयोग, दूरगामी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग और 1967। तो इनको देखिए मैच कर लेते हैं। तो स्कूल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये दिया था या ये संबंधित है जेई ग्रीन से, तो यहाँ पर हमने इसको सही से ही लिखा है। इनसेट 1B इसका काम जो है दूरगामी शिक्षा में यानी डिस्टेंस एजुकेशन में इसका यूज किया जाता है। पत्राचार पाठ्यक्रम, पत्राचार जो पाठ्यक्रम है वो दूरगामी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की स्थापना 1967 में की गई थी। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पर मैचिंग दी है ताकि आपको आसानी हो। प्रश्न 31, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि कौन से देख लेते हैं। यहाँ पर चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना तथा उसमें भाग लेना, यानी डिस्कशन से अगर मान लिया एक ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स वहाँ ग्रुप आपस में डिस्कशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है और इस तरह की जो नॉलेज हमें मिलती है, स्टूडेंट को मिलती है, वो लाइफ टाइम उनको याद रहती है और माइंड में एक परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाती है। प्रश्न 32, डाइट प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण प्रदान करता है। तो ये क्या प्रदान करता है देख लीजिए। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय संकुलों के प्रमुखों को यहाँ पर ये एक तरह से यहाँ पर प्रदान करता है। प्रश्न 33, NPEP संबंधित है, ये स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित बताया जाता है। प्रश्न 34, DPEP है, यानी DPEP क्या है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है। तो DPEP की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न 35, राज्य स्तर पर शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन सी संस्था करती है। पर सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी यहाँ पर सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था कौन करता है। तो देखिए यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने SCERT जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानी जाती है, यह यहाँ पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। प्रश्न 36, ICDS क्या है। तो देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है। प्रश्न 37, अध्यापक शिक्षा के समन्वित पाठ्यक्रम से तात्पर्य, यानी एक सिलेबस होता है जो कोऑर्डिनेटेड सिलेबस होता है, उसका क्या मतलब है। देखिए, सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का समुचित पाठ्यक्रम, जिसमें सामान्य और व्यावसायिक यानी ऑक्यूपेशनल या रोजगार से संबंधित जो शिक्षा होती है उसका समुचित पाठ्यक्रम। प्रश्न 38, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, यानी इसे कौन कंडक्ट करता है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एकीकृत अध्यापक शिक्षा का जो प्रोग्राम होता है उसको ये संचालित करती है। प्रश्न 39, आर्थिक डैश डैश के कारण शैक्षिक शोध कार्य प्रायः बाधित होते हैं। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन है एक तरह से यहाँ पर फिल करना है।
तो यानी आर्थिक के कारण, यानी कौन किसके कारण, जो हमारी जो शैक्षिक शोध कार्य होता है, एजुकेशनल जो रिसर्च वर्क होता है वो डिस्टर्ब होता है, यानी रुक जाता है, बाधित होता है। तो किसकी वजह से? तो आर्थिक, यानी आर्थिक कठिनाइयों की वजह से, आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। प्रश्न 40, शिक्षण डैश अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य का एक प्रमुख आयाम है, कौन सा? तो यहाँ पर फील्ड जो होगा वो होगा प्रभावकारिता, इफेक्टिवनेस। प्रश्न 41, कार्य स्थिति में सुधार करना शोध कार्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है क्रियात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल शोध कार्य, रिसर्च वर्क। प्रश्न 42, अध्यापक शिक्षागत शोध के क्षेत्र में प्रवृत्ति आज प्रमुख बन चुकी है, कौन सी प्रवृत्ति? नवाचारिक, इनोवेशनल। इनोवेशनल क्या होता है? आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है एजुकेशन में, तो ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो टीचर होते हैं उनको भी सीखनी होती है। तो नई नई मेथड्स, पढ़ाने के मेथड, नए नए इंस्ट्रूमेंट ये यूज करने होते हैं एजुकेशन में, शिक्षा में, स्कूलों में। तो ये नवाचारिकता कहलाती है। तो ये यहाँ पर हमें यूज करने हैं। तो अध्यापक शिक्षागत शोध के क्षेत्र में, यानी जो रिसर्च का होता है उसमें भी इन सब का यूज होने लगा है। तो प्रश्न 43, समाज को कैसा अध्यापक चाहिए, ये तय करने का कार्य के आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर? यह दार्शनिक, फिलोसफिक बेस पर किया जाता है कि समाज को किस तरह का अध्यापक चाहिए, समाज को किस तरह की ज़रूरत है। प्रश्न 44, सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक उद्देश्य है, कौन सा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा संवैधानिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक संवैधानिक उद्देश्य है। प्रश्न 45, सामान्य शिक्षा अध्यापक शिक्षा की बनाती है, क्या बनाती है? आधार भूमि या बेस, यानी सामान्य शिक्षा अध्यापक शिक्षा की आधार भूमि बनाती है। प्रश्न 46, अध्यापन को सीखने के लिए अध्यापक शिक्षा को जरूरी माना गया है, यानी अध्यापन सीखने के लिए, यानी इसका मतलब यहाँ पर जो टीचिंग स्किल, यानी पढ़ाने का जो तरीका है, अब कैसे पढ़ाएं, इसको सीखने के लिए क्या जरूरी है? तो टीचर एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न 47, सेवाकालीन और सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के मध्य को दूर करना आज आवश्यक हो गया है, किस चीज़ को दूर करना? तो यहाँ पर दिया है पृथक्करण, सेपरेशन को दूर करना, यानी सेवाकालीन और सेवा पूर्व जो हो अध्यापक शिक्षा के मध्य जो गैप होता है, जो सेपरेशन होता है, उसको दूर करना बहुत ही अच्छा ज़रूरत बन गई है, यानी सेवाकालीन और सेवा पूर्व जो भी गैप होता है उसको खत्म करना होता है। नाउ प्रश्न 48, लघुत्तर वर्ग के प्रश्न के लिए निश्चित होती है क्या? जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं यानी शॉर्ट आंसर, उनके लिए शब्द सीमा, वर्ड लिमिट निश्चित होती है। जैसे आपको कहा जाता है कि अगर वेरी शॉर्ट आंसर है तो आप एक शब्द में, दो शब्द में, एक सेंटेंस में उसका उत्तर दे सकते हैं, और अगर लघु है या शॉर्ट टाइप प्रश्न है उसके उत्तर के लिए आपको लगभग 50 वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड या 4-5 लाइन उसके लिए हो सकती है। तो इस तरह का यहाँ पर ये शब्द सीमा होती है। नाउ प्रश्न 49, जोड़ा मिलान करना यानी मैचिंग एक प्रकार का प्रश्न वर्ग है। ये किस तरह का है? जैसे अभी मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, अभी पीछे के क्वेश्चन गया था कि इधर मान लिया 4 ऑप्शन है, इधर भी 4 उसके हैं, तो मैचिंग करना होता है ऐसे कि कौन किसका सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप कहलाता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार में ही आता है। प्रश्न 50, सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व न देना की एक कमी है, किसी अध्यापक शिक्षा की एक कमी है। अगर सेवाकालीन प्रशिक्षण पर हम ध्यान नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। प्रश्न 51, अधिकतर शैक्षिक शोध कार्य आजकल के लिए क्या आता है? किसके लिए? उपाधि लाभ के लिए, यानी अधिकतर जो जितने भी हमारे शैक्षिक शोध कार्य, एजुकेशनल रिसर्च वर्क होते हैं, वो आजकल नाम कमाने के लिए या डिग्री लेने के लिए ही यहाँ पर ज़्यादातर, या उपाधि लाभ के लिए ही किए जाते हैं। प्रश्न 52, शिक्षण विधि की प्रभावकारिता जानने के लिए निर्भर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका उत्तर होगा प्रयोग एक्सपेरिमेंट, यानी शिक्षण विधि की प्रभावशीलता जानने के लिए प्रयोग निर्भर कार्य किए जाने की आवश्यकता नहीं। जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क बहुत करने की ज़रूरत है ताकि जो टीचिंग मेथड है वो इफेक्टिव हो सके। प्रश्न 53, अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दक्षता अति महत्वपूर्ण है, कौन सी दक्षता? यानी मूल्यांकन या इवेल्युएशन। यानी अधिगम उद्देश्य, यानी अधिगम क्या होता है? जो लर्निंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी हमने कितना गेन किया है, कितनी उपलब्धि प्राप्त किया है, उसको हमें जानना कैसे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में बच्चा पढ़ता है, टीचर उसको टीच करते हैं, तो उनको हम कैसे जांचते हैं कि कितना सीखे? तो हम उनका
उनको एग्ज़ाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं तब उनका नहीं मूल्यांकन करते हैं, तब जाकर हम इसको जान सकते हैं। नाउ प्रश्न 54, अधिगम एक अभिव्यक्ति है जिसे विकसित करने के लिए अध्यापक या अध्यापिका को के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना होता है। किसके प्रति? छात्र के प्रति, यानी स्टूडेंट के प्रति हमें प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। प्रश्न 55 इग्नू की स्थापना कब हुई, यानी व्हेन वाज इग्नू एस्टैब्लिश्ड। जो इग्नू है यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1985, 1986, 1987 और 1947। ये क्वेश्चन क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और हर यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन होता है ज़्यादातर वो स्टूडेंट के लिए होता है, तो आपको इसका जवाब बताना होता है। तो इस तरह से एंड ऑफ यूनिट 3 का एंड हो जाता है। 55 क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। इससे पहले भी हम 2 यूनिट आपको दे चुके हैं, आप उनको भी स्टडी कर रहे हैं, और ये 3 यूनिट हो गई हैं, और इसकी मैं समझता हूँ कि 3 यूनिट हमारे पास और हैं। ये टीचर एजुकेशन की हमारे पास टोटल 6 यूनिट रहेंगी जो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए एक यूनिट को तैयार करने में काफ़ी अच्छा समय लगता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया।